Hello, everyone, and welcome to our YouTube channel, Vision Civil Service. As you all know, my name is Lakshita, and I'm a faculty of Polity and Current Affairs with Vision Civil Service. I welcome you all to our session in which we'll be discussing polity, different topics about polity. Okay, and today's topic is all about fundamental rights. So, this video will be divided into two or three parts in which we'll discuss the whole topic that is fundamental rights. It is applicable for every exam, whether it be UPSC, state public service exams or other competitive exams. जिस जिस टॉपिक में आपको पॉलिटी यूज होता है इन फॉर दैट आपके लिए ये वीडियो सफिशिएंट रहेंगी और आपको किसी और सोर्स पे रिलाय करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. विल डिस्कस एवरीथिंग विद यू इन दिस एंड ऑल्सो यू कैन मैसेज डाउन और यू कैन कमेंट डाउन बिलो इफ आपको कोई भी इशू आ रहा है किसी भी टॉपिक में. I'm here for you. I'll make videos for you for the same. Okay, so let's begin with our session today. And talking about Vision Civil Service, as you all know, we provide bilingual courses, plus we have offline and online batches available. So you can come contact us or you can visit our website and you can join the classes. Okay, so basically today we'll be studying the basic starting off what are the fundamental rights and why are they called so. So fundamental rights are given the name because firstly they are guaranteed and they are protected by the constitution of the India. मतलब fundamental rights को कौन guarantee करता है? They are mentioned inside the constitution under article 12 to 35 of the Indian Constitution. And secondly, कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने फंडामेंटल राइट्स को कहां से लिया है? वी हैव टेकन इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए और द बिल ऑफ राइट्स. सेकेंडली, जो फंडामेंटल राइट्स होती है वो गारंटीड होती है, वो प्रोटेक्टेड होती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर गिवन टू एवरीवन, एवरी पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. मतलब हर इंसान जो कि सिटीजन है इंडिया का उसको फंडामेंटल राइट्स मिलेगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, वेदर इट बी कास्ट, क्लास, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनीथिंग एल्स. एवरी पर्सन विल हैव द फंडामेंटल राइट. ओके, फंडामेंटल राइट बेसिकली हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? बिकॉज ये हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर अ मटीरियल, फॉर अ इंटेलेक्ट, फॉर अ स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट, एक इंडिविजुअल की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, टू बी अ पार्ट ऑफ अ नेशन, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड सेकेंडली, इसको कौन गारंटी करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है. इसको सेफगार्ड कौन करता है? इसको बचा के कौन रखता है? या किसी इंसान की अगर फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जा रहा है तो उसको कौन बचाएगा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारा. और ये किससे डील करता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सस्टेन रहे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मेंटेन रहे. आइडियल्स हैं बेसिकली हमारे डेमोक्रेसी के, बोल सकते हैं. ठीक है, अब आर्टिकल 12 टू 35 में हमारी फंडामेंटल राइट्स गिवन है और इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं क्योंकि ये हमने किससे ली है? अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से. एंड दे आर जस्टिसिएबल. अगर इसको कोई वॉयलेट करेगा तो हम कोर्ट में जाके अपने लिए लड़ सकते हैं, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज या डीपीएसपी के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते. ओके, और हमने इसको यूएसए से लिया है. इसके लिए हमने देखा है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे एंशियंट इंडिया में भी प्रेजेंट थी कहीं ना कहीं. ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट इसलिए दिया गया है नाम बिकॉज दे आर गारंटीड एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एंड विच आर द फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेशन. तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. उसके बाद हम ये समझेंगे कि जब हमारी फंडामेंटल राइट्स आई थी तो हमारे पास ओवरऑल कितनी राइट्स थी. ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले चेंजेस नहीं लाए गए थे, अमेंडमेंट नहीं लाए गए थे, उस टाइम पे हमारे पास 6 राइट्स गिवन थी. ठीक है, 7 राइट्स फंडामेंटल राइट थी, बट लेटर अमेंडमेंट के बाद जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद हमारे पास 6 राइट्स रह गई थी. ठीक है, तो पहले हमारे को 7 राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. फर्स्ट इज द राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 टू 18 में गिवन है. ओके, उसके बाद आ जाती है हमारी राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19 टू 22 में गिवन है. नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 टू 24 में गिवन है.
उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 25 टू 28। नेक्स्ट इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 से 30 में प्रोवाइडेड है। एंड द लास्ट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसके बीच में थी एक आर्टिकल, दैट वाज आर्टिकल 31, जो प्रोवाइड करता था हमें राइट टू प्रॉपर्टी। बट अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज गिवन इन 1978, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो 300A के अंडर जो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी थी, दैट वाज इन आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बना दिया गया है एक लीगल राइट। और अब वो आ गया है पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रेजेंटली हमारे पास कितनी फंडामेंटल राइट्स रह जाती है? 6 फंडामेंटल राइट्स रह जाती है। ठीक है, उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या अलग बनाता है हमारी फंडामेंटल राइट्स को। सबसे पहला है फंडामेंटल राइट सिटीजन एज वेल एज जो नॉन सिटीजन है या कि जो फॉरेनर्स हैं उनको भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियंस को मिली हुई है, वाइल कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन एज वेल एज फॉरेनर्स और द पर्सन कमिंग फ्रॉम अदर नेशन उसको भी प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, उसके बाद होता है कि ये एब्सोल्यूट नहीं होती है राइट्स। ठीक है, हम स्टेट जो है उसको इम्पोज करने के लिए हम पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मतलब अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम किसी और की राइट को वॉयलेट कर रहे हैं, स्टेट पे हक है कि वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन पुट अप कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट्स का बैलेंस बना रहना चाहिए। मतलब इफ वी आर फॉलोइंग आवर राइट्स, वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम किसी और की राइट को वॉयलेट ना करें। अंडरस्टूड? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुछ राइट्स हैं जो कि रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करती है स्टेट की फंक्शनिंग में, वाइल कुछ राइट्स हैं जो कि प्रमोट करती है कि स्टेट हमारे वेलफेयर के लिए काम करे। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इन कैरेक्टर। एंड नेक्स्ट, दे आर जस्टिसिएबल, मतलब अगर हमारा हम कोर्ट पे जा सकते हैं अगर हमारी राइट को वॉयलेट किया जाता है तो। and they are defended and guaranteed by the Supreme Court and the High Court. ओके, हम अपील कर सकते हैं उनके पास जाके अगर हमारी राइट्स को वॉयलेट किया जाएगा तो। उसके बाद अगर हमारी नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है तो जो हमारी राइट है आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, इसको हटाया नहीं जा सकता, ये सस्पेंड नहीं करी जा सकती, वाइल जो अदर राइट्स है हमारी वो हमारी रिमूव हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है। उसके बाद जो हमारे मेंबर्स होते हैं, लाइक हमारे आर्म फोर्सेस के मेंबर हो गए या पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेंबर्स हो गए या कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हो गए जो कि अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इनकी सर्विसेज को एब्रोगेट या रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही कुछ जो राइट्स है हमारी वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट है और कुछ जो राइट्स है हमारी वो आर्बिट्ररी एक्शन होती है, स्टेट के अगेंस्ट होती है। ओके, तो दोनों चीजें बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है जो हमारा आर्टिकल 12 है। देखिए, बेसिक राइट्स हमारी 14 से स्टार्ट हो जाती है, बट व्हाट अबाउट आर्टिकल 12 एंड 13? उसको कैसे हमने छोड़ दिया? ठीक है, तो पहले हम समझते हैं आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में क्या गिवन है। सबसे पहला आता है आर्टिकल 12, जिसमें हमारी जो डेफिनेशन है ऑफ अ स्टेट वो गिवन है। ठीक है, टर्म स्टेट यूज किया गया है इसमें। ठीक है, एंड इट कम्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेट क्या क्या आता है स्टेट के अंदर? सबसे पहला आएगा हमारा गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया और हमारी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। आया समझ? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद आती है हमारी गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, फिर आता है हमारी कुछ लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, जो कि हमारे बेसिक रूट लेवल पे काम करते हैं।
उसके बाद आती है कुछ नॉन अथॉरिटी वाली बॉडीज, कुछ अदर अथॉरिटी वाली बॉडीज या स्टैट्यूटरी बॉडीज जिसे हम बोल सकते हैं, लाइक द ओएनजीसी, द एलआईसी, द सेल ग्रुप एक्सेट्रा। ठीक है। तो जो स्टेट की डेफिनेशन है या जो स्टेट वर्ड है वो एक बहुत वाइडर टर्म है, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स भी आ रहे हैं, हमारे स्टेट के ऑर्गन्स भी आ रहे हैं, लोकल अथॉरिटीज भी आ रही हैं। ठीक है। और हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, बिकॉज द स्टेट दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये हमारे पूरे उसको जस्टिफाई करता है कि हाँ, वी आर लिविंग इन अ नेशन एंड वी हैव स्टेट्स। ओके। तो इसलिए ये हमारा आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 13। ठीक है। जो ये बताता है कि कोई भी ऐसा लॉ है जो हमारी फंडामेंटल राइट को या तो गलत प्रूफ कर रहा है, डेरोगेट कर रहा है, या ठीक नहीं है, जो हमारी फंडामेंटल राइट के लिए, मतलब अगर हमारी फंडामेंटल राइट है और कोई चीज उसको इनकंसिस्टेंट या डेरोगेट कर रही है, खराब कर रही है उसके लिए, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। मतलब कि जैसे कि हमारे जो आर्टिकल 32 में हमारी सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रखी है और हमारे हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में पावर दे रखी है। अगर उन्हें लगता है कि कोई भी ऐसा एक्ट आ रहा है या कोई भी ऐसी आर्टिकल इंट्रोड्यूस हो रहा है जो हमारी फंडामेंटल राइट के साथ लाई डाउन नहीं करता, हमारी फंडामेंटल राइट को गलत या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में प्रोवाइड करता है, इनवैलिड होता है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय ईदर द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 30 बहुत वाइडर टर्म को जस्टिफाई करता है। ठीक है। एंड आर्टिकल 13 में ये भी हमें पता लगता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ठीक है, it is not a law and hence it cannot be challenged. ठीक है। That if there is a constitutional amendment and if it is not a law then it cannot be challenged. ठीक है। जैसे कि हमारे केशवानंद भारती केस में भी प्रोवाइड किया गया था। अब हम ब्रॉडर टर्म्स में समझते हैं कि कौन सी राइट के अंदर क्या क्या दिया गया है। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वलिटी से, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दैट इज आर्टिकल 14। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, दैट इज अंडर आर्टिकल 15। सबसे पहला हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब सब इक्वल है आइज लॉ की आइज में। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के में, आर्टिकल 15 में है। फिर है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, दैट इज अंडर आर्टिकल 16। उसके बाद है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि हमारा आर्टिकल 17 में गिवन है। एंड आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। बस वो टाइटल मिलेंगे जो कि मिलिट्री या फिर एजुकेशनल पर्पस से गिवन है। ठीक है। मतलब जैसे डॉक्टर वाला आर्टिकल हो गया हमारा टाइटल, मिलिट्री में हमें टाइटल्स मिलते हैं, या फिर हमारे यहाँ अशोक चक्र और ये सब चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं, वो सब टाइटल्स दे सकते हैं। बाकी राजा जैसा टाइटल या और कोई टाइटल हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, दैट इज गिवन ऑन आर्टिकल 80। अब हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 20। अब हम पहले बेसिक बेसिक पॉइंट डिस्कस करें, फिर हम डीप में अंदर सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 20 में सबसे पहला होता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो कि रिलेटेड है हमारी सबसे पहला स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें स्पीच और एक्सप्रेशन जरूरी है। उसके बाद आ जाता है असेंबली, मतलब हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, एजिटेट कर सकते हैं, लड़ाई नहीं करनी है, हाथापाई नहीं करनी है, या फिर कोई ऐसे बोलते हैं भीड़ भड़ाका, या फिर वो बोल नहीं बोलते जो कि आप वॉयलेंस का यूज करते हो, वो नहीं करना है, आप नॉर्मल एजुटेशन कर सकते हो। रेजिडेंस, हम कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट फॉर क्राइम, ये हमारा गिवन है आर्टिकल नंबर 20 में, कि अगर कोई क्राइम होता है, ठीक है, हम जब तक वो क्रिमिनल नहीं डिक्लेयर हो जाता बाय द कोर्ट, तब तक उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी केस होता है
तो जब तक वो इंसान को क्रिमिनल या सजा घोषित नहीं कर दी जाती, तब तक उसको प्रोटेक्शन मिलती है। उसको लॉयर भी मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलती है। ठीक है, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 20। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हमारे आर्टिकल 21 में गिवन है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ, क्योंकि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम पे लाइफ ही नहीं होगी तो हम बाकी के राइट्स को कैसे एंजॉय करेंगे। तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी मतलब कुछ भी करने का अधिकार, बट दूसरों की लिबर्टी को हार्म ना करते हुए अगर हम अपना काम कर रहे हैं, देन इट इज राइट। नेक्स्ट इज राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, जो आर्टिकल 21A में दिया गया है, इट केम अंडर एन अमेंडमेंट। मतलब 4 से लेकर 6 से लेकर 14 इयर्स तक जो भी बच्चे हैं, उनको या तो उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन उन वो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि आर्टिकल 21A में गिवन है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22 में गिवन है कि अगर प्रोटेक्शन मिलेगी, अरेस्ट या डिटेंशन जब होगा तो थोड़ी प्रोटेक्शन उन्हें गिवन की जाएगी। ओके, उसके बाद आता है हमारा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारा 23 से 24 में गिवन है। इसमें सबसे पहला आता है कि ट्रैफिकिंग नहीं होगी लोगों की, या उन्हें फोर्स लेबर नहीं कराया जाएगा। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुनी होगी आपने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है लोगों की, वो नहीं होगी, बेचा नहीं जाएगा किसी को भी। ओके, किसी को फोर्स लेबर नहीं कराया जाएगा, ये आर्टिकल 23 में गिवन है। एंड नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कोई भी हैजार्डस एरिया हो वहां पे बच्चों को काम नहीं दिया जाएगा, ये आर्टिकल 24 में गिवन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नेक्स्ट वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमारे आर्टिकल 25 से 28 में गिवन है। रिलीजन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारी कंट्री के लिए, बिकॉज वी हैव डाइवर्स कल्चर्स। सब अपने रिलीजन को बहुत अलग तरीके से, अलग वे में फॉलो करते हैं। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर रिलीजन को इक्वल स्टेटस देता है कि आप अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो, उसे प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो अपना रिलीजन, एंड स्टेट उसमें कभी भी आपके इंटरवीन नहीं करेगी। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा आर्टिकल 25 है वो यही बात करता है कि फ्रीडम है रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करने की, प्रैक्टिस करने की, और कोई भी प्रोपोगेट करने की रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। कोई भी रिलीजन हम फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या उसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। कोई हमें क्यों ना फंक्शन कराना हो, रिलीजियस फंक्शन हो और समथिंग एल्स, हम वो भी करा सकते हैं। फिर है फ्रीडम। अब ये आर्टिकल 27 क्या फोकस करता है कि जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती है उसमें टैक्सेस आपको नहीं पे करने पड़ेंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है स्टेट इंटरवेंशन का। स्टेट क्या कर रही है, टैक्सेस नहीं ले रही है, प्रमोट कर रही है कि आप रिलीजन फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, या वर्शिप कर सकते हैं इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल 28 क्या जस्टिफाई करता है कि हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स भी बनाए जाते हैं आजकल, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो आर्टिकल 28 में गिवन है। नेक्स्ट इज आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो हमारी आर्टिकल 29 से 30 में गिवन है, जो बात करता है कि हम लैंग्वेज को, हमारी स्ट्रिक्स और हमारी कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। हमारी जो माइनॉरिटीज हैं, हमारे यहाँ इतनी सारी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस हैं जिसके बारे में लोगों को कितने लोगों को पता भी नहीं होगा। हमारी कितनी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं, भाषाएं हैं, लिपियां हैं, और हमारे कितने कल्चर हैं, उस सब को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। एंड आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है हमारे यहाँ, वो अपना एस्टेब्लिश या फिर एडमिनिस्टर कर सकते हैं कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने अपने रिलीजन या अपने ग्रुप के बारे में लोगों को, या अपने ग्रुप के लोगों को ही सिखा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी डाइवर्स कंट्री के हिसाब से। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोला जाता है हमारा स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे रिट्स प्रोवाइडेड है। ठीक है, रिट्स तो सबने सुना ही होगा। सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस, फिर आती है मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड कोवरेंटो, जिसको इंटेरोगेटरी भी बोला गया है। ये सब हमारे आर्टिकल 32 में प्रोवाइडेड है। ओके,
आर्टिकल 33 किससे डील करता है कि हमारे पार्लियामेंट पे पावर है कि वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट को। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के बारे में बात करता है एंड आर्टिकल 35 इन लॉज के बारे में बात करता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के रिगार्ड में बनाए गए हैं। ठीक है, अब जो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, इजी है लर्न करने के लिए। 15, 16, 19 और 29 एंड 30 ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही प्रोवाइडेड है, वाइल जो नॉन सिटीजन्स को भी प्रोवाइडेड है विद सिटीजन्स को, मतलब हमारे इंडियन सिटीजन्स को तो है ही है, बाकी जो नॉन सिटीजन्स है मतलब बाहर से लोग घूमने आ रहे हैं या फिर कुछ लोग वर्क के लिए रहते हैं यहाँ पे, उनके लिए है हमारी आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28 of the Constitution. Are you understanding this fact? तो हमने बेसिक बेसिक पॉइंट कवर कर लिया है कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है आपके लिए, बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए, इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। ओके, तो आप इसे इजी से समझ सकते हैं। अब जो हमारी आगे वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पूरे डेप्थ में हम आर्टिकल 12 to 35 को डिस्कस करने वाले हैं, किसमें क्या प्रोविजन है, किस चीज की में क्या अगर गलत होगा तो वो फंडामेंटल राइट में क्या रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, ऐसी सब जो चीजें हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो, आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस, क्योंकि ऐसे पूरी प्लेलिस्ट ला रहे हैं हम आपके लिए पॉलिटी की, जिसमें आपको वन लाइनर्स वन डे में सारे टॉपिक्स एक एक करके डिस्कस किए जाएंगे। एंड इफ यू वांट कि हम कोई अर्जेंट में कोई एक टॉपिक डिस्कस करें, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड we'll surely bring that topic for you. Okay, thank you so much for watching this video and we'll meet soon. Thank you, bye bye, take care.